Good afternoon, everybody. Myself, I am Dr. Shikha Chawla, and thank you, ma'am, for such kind words. It is always an honor to come back to HMV. हर बारी जब HMV के लिए कोई लेक्चर या कोई एक्टिविटी होती है तो मैं खुद से ही कह देती हूँ कि मेरे को भेज दो या मेरे से करवा लो, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम बैक हियर, क्योंकि कोई ना कोई अपने टीचर जिन्होंने पढ़ाया होता है वो यहाँ मिल जाते हैं. लास्ट ईयर आई कुड मीट दीपशिखा मैम एंड मीनाक्षी सियाल मैम. इस साल नीलम शर्मा मैम मिल गए, तो इट्स लाइक होम कमिंग. मैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बात करूँगी कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं. ये भी इसलिए इन दिनों में हम ज़्यादा कैंसर के बारे में या अवेयरनेस के बारे में कैंप्स या करते हैं, बिकॉज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है. कैंसर होता क्या है? इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स. इसमें इट इज़ नॉट वन डिजीज़, इट्स मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स. नॉर्मली सेल्स जितने बनते हैं उतनी बॉडी में फिनिश होते रहते हैं, लेकिन जब अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है देयर इज़ लॉस ऑफ सेल डेथ और वो अंडरलाइन टिश्यू को भी इन्वेड करने लग जाते हैं, तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट कॉजेज कैंसर. देयर इज़ नो डेफिनेट कॉज ऑफ कैंसर. येस, देयर कैन बी रिस्क फैक्टर्स जो कुछ हम में होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में रिस्क फैक्टर इटसेल्फ ही वुमेन होना है. वुमेन इटसेल्फ मेक्स यू मोर प्रोन टू हैव ब्रेस्ट कैंसर. तो सबसे कॉमन कॉज है टबैको एंड पान मसाला. 40% ऑफ द कैंसर्स टबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे सिगरेट के फॉर्म में, चाहे गुटखा के फॉर्म में, चाहे बीड़ी के फॉर्म में, ये जो होता है ये कॉज करता है कैंसर. कुछ कैंसर्स वायरस से रिलेटेड हैं जो कि फीमेल्स में भी होते हैं और मेल्स में, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से रिलेटेड हैं. सिर्फ 4 से 5% होते हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं, जो जेनेटिक होते हैं. ओबेसिटी ऑल्सो कॉजेज कैंसर एंड बट 25% ऑफ द कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ अननोन कॉजेज. वाई शुड वी एक्चुअली बॉदर? बिकॉज इंसिडेंस कैंसर का इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बाय 2025 we will have about 15.6 cancer patients, new cancer patients every year. इस साल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, इस साल और पिछले साल, कोविड-19 के करके. बिकॉज कोविड-19 के करके पेशेंट्स वर आइसोलेटेड, दे डिड नॉट कम टू द हॉस्पिटल फॉर देयर रेगुलर चेकअप्स ऑल्सो. वैसे भी इंडिया में अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना एक नॉर्म नहीं है जैसे बाहर है. तो पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में आए हैं. इनफैक्ट जो कि पेशेंट जिसको पता भी था कि कैंसर है वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बिकॉज ऑफ कोविड. सो इस साल कैंसर बर्डन हमारे ऊपर बढ़ा है विद कोविड. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपन, जो कि ट्रीटमेंट्स चेंज हुए, कई प्रोटोकॉल्स चेंज हुए, जिससे कि कैंसर बर्डन बढ़ा है. दूसरा, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है. पहले बहुत यंग एज में डेथ हो जाती थी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है और जितनी एज बढ़ती है उतने कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया मोस्ट केसेस आर डायग्नोज इन एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज़. अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर 8 मिनट में एक वुमेन डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है. हर 8 मिनट में एक फीमेल की उससे डेथ होती है. फॉर एवरी 2 वुमेन डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर 1 विल डाई, ओनली 1 विल सर्वाइव. और टबैको के करके पर ईयर जो मोर्टेलिटी है या जो पेशेंट्स के मरने की संख्या है वो करीबन 3500 लोग हैं. सैड रियलिटी इज़ इट्स अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट और इट कॉजेज अ फाइनेंशियल डेट. फैमिली तो सफ़र करती है, आपकी कंट्री पर भी एक फाइनेंशियल डेट आता है. जितने ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कंट्री के ऊपर भी फाइनेंशियल डेट आएगा, क्योंकि बाकी की चीज़ों पे आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे. जो मेल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, पेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर और खाने वाली नली का कैंसर होता है. फीमेल्स में सबसे कॉमन ब्रेस्ट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, मुंह के कैंसर और कोलोरेक्टल यानी कि बड़ी आंत का कैंसर होता है. कुछ कैंसर है जो हम आज थोड़ी लिमिट में डिस्कस करेंगे. हेड एंड नेक मतलब कि मुँह के, गले के, वॉइस बॉक्स के, ये वाले कैंसर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग और एल्कोहल. और कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एप्स्टीन बार वायरस. कभी कभी पेशेंट इसमें जो आम सिम्टम्स होंगे, कोई भी गले में गिल्टी होना जो कि भर नहीं रही है, उस पर ऐसे जख्म बन जाता है जैसे ये आप नीचे देख रहे हो. ये कोई गिल्टी रही होगी जिसका इलाज टाइम पे नहीं हुआ और ये जख्म बन गया है. कोई भी खाना खाने में
दिक्कत होना, गले में कोई भी, मुंह में कोई भी पैच होना, कोई भी मुंह से या नाक से ब्लीडिंग होना जो कि ज़्यादा समय से ठीक नहीं हो रही है। जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह का कैंसर था और कौन सी स्टेज का था। आमतौर पे सर्जरी, रेडिएशन और कीमो तीनों चीज़ें मिलाकर ट्रीटमेंट किया जाता है। फेफड़े का कैंसर स्टार्ट्स इन द लंग्स। मोर देन 87% ऑफ लंग कैंसर जो हैं वो स्मोकिंग रिलेटेड हैं, और सेकेंड हैंड स्मोक भी आपका रिस्क रिलीज़ करती है। मतलब अगर आपके घर में आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं तो आपका भी पैसिव रिस्क उससे बढ़ जाता है। स्मोकिंग रिस्क फैक्टर जो है इसमें दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक तो जो स्मोकर है उसने कितने साल से सिगरेट या बीड़ी पी है और कितने बीड़ी या सिगरेट उसने हर डे में ली है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने 30-30, 35-35 साल 2-2, 3-3 बंडल पिए हैं। सो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हम 4 साल से छोड़ चुके हैं, बट जो उसने आपका डैमेज करना था वो कर चुकी है। 5 साल छोड़ने के बाद रिडक्शन होती है रिस्क फैक्टर में, बट कभी भी नॉन स्मोकर जितना रिस्क फैक्टर नहीं होता, हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। बाकी कैंसर लंग जो होता है कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम करने से भी उसका रिस्क फैक्टर होता है, और हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, और किसी सिचुएशन में रेडिएशन थेरेपी पहले फेफड़े वाले हिस्से को मिली हो तो दे आर मोर प्रोन टू हैव लंग कैंसर। इसमें क्रॉनिक कफ होती है, सांस चढ़ती है, थूक के रास्ते ब्लड आता है, छाती में पेन हो सकती है, पेशेंट थका थका रह सकता है। इवन अगर गला काफ़ी समय से बैठा हुआ है, आपकी आवाज़ भारी हो रही है, तो वो भी कैंसर लंग के निशान हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो टीबी के साथ बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, इसीलिए पेशेंट सबसे पहले तो टीबी का इलाज इंडिया में अपने आप ही शुरू कर देते हैं लोग, और कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हमसे भी मिस हो जाता है क्योंकि ये देखने में और एक्सरे पर और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में टीबी जैसा लगता है। लेकिन अगर सपोज़ 6 से 8 हफ्ते तक आपकी खांसी नहीं ठीक हो रही है तो उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर पेट के कैंसर और खाने वाली नली के कैंसर, ये भी स्मोकिंग इसमें बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसमें अल्कोहल साथ में अगर ऐड हो जाए तो रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है। अगर खून की कमी हो, बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, फूड एट वेरी हाई टेम्परेचर, और बहुत जो मिर्च वाला खाना खाते हैं, इसमें खाना खाने में तकलीफ़ होती है, खाना अड़ जाता है। जैसे कि अगर खाने वाली नली का कैंसर होगा तो खाना निगलने में मुश्किल होगी और इंडाइजेशन रहेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा और बार बार खट्टे डकार आना। इसमें हम आमतौर पे एंडोस्कोपी करके डायग्नोज करते हैं। बड़ी आंत का जो कैंसर होता है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ये 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा होगा और ये जेनेटिकली बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। ये आमतौर पे फैमिलीज़ में रन करता है। अगर किसी पेशेंट को पहले से कोई आंत की बीमारी रही हो तो वो एक अपने आप में रिस्क फैक्टर होता है कि वो लेटर स्टेज पे कैंसर बन सकती है। और जो डाइट्स होती हैं हाई इन फैट, रेड मीट या लो इन कैल्शियम, वो भी रिस्क फैक्टर होता है बड़ी आंत के कैंसर का। इसमें आमतौर पे बड़ी आंत के कैंसर में लेट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में हमेशा वट पड़ते रहना, और जैसे कि कभी डायरिया हो जाना, कभी लूज मोशन हो जाना और खून की कमी होना, ये सारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं कैंसर के। इसमें स्क्रीनिंग हम करते हैं। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है कि जब हम एक नॉर्मल पर्सन में टेस्ट करते हैं, जैसे आप और मैं हैं, जिसमें अभी तक कैंसर डायग्नोज्ड नहीं है या उसको कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, जब हम उनमें स्क्रीनिंग करते हैं और हमें फिर उसमें कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो अगर हमें जल्दी बता दें कि कैंसर है तो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें 50 एंड ओल्डर को टेस्ट कराना चाहिए। और कोलोनोस्कोपी करते हैं हम इसमें, जिसमें हम बड़ी आंत की जांच एक दूरबीन से करते हैं। स्टूल का टेस्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा। तो ये सारे टेस्ट हर 5 साल में कराने चाहिए ताकि अगर कैंसर का कहीं पे कोई पॉलिप या कहीं कुछ बन रहा है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाए। अभी यहाँ ज़्यादा फीमेल्स हैं तो आई थिंक ये ज़्यादा इंटरेस्ट का होएगा। सर्वाइकल कैंसर कुछ समय पहले सबसे कॉमन कैंसर था फीमेल्स में, और दुख की बात यह है कि ये ईजीएस्ट गायनेकोलॉजिकल कैंसर है प्रिवेंट करने को और ट्रीट करने को। बट दुख की बात इसलिए है कि जो फीमेल्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बताती नहीं है, टाइम पर हॉस्पिटल कोई आता नहीं है। तो इसमें जब पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत एडवांस स्टेज में होते हैं। ट्रीटेबल ये फिर भी होता है। ये रूरल वुमेन में ज़्यादा होता है, रिलेटिवली यंगर वुमेन को इफेक्ट करता है। रूरल वुमेन में इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज वो सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं।
इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मोस्ट लाइकली आप सबने सुना होगा, जिसके लिए वैक्सीन भी आ चुकी है। बट मुझे पता नहीं है कि कॉलेज में कितने बच्चे अवेयर हैं कि इनको वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि वो 9 साल से लेकर शुरू हो जाती है और अनमैरिड की एज तक बहुत सक्सेसफुली लग जाती है। अगर वो मैरिज से पहले लगे तो उसका इफेक्ट 98% तक है कि वो प्रिवेंट कर सकता है। हम इसको एडवोकेट 45 ईयर्स तक भी करते हैं, बिकॉज यूजुअली इंडिया में मोनोगैमस रिलेशनशिप है, वी आर मोस्टली इन रिलेशनशिप विद वन पर्सन, सो हम में HPV इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। सो हम मैरिड वुमेन में भी इसको प्रमोट करते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर पर भी कैंसर सर्विक्स डिपेंड करता है। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अर्ली एज पे सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो। सबसे कॉमन साइन सिम्टम इसका है कि बच्चेदानी के थ्रू ब्लड आना। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के सिवाय अगर कभी भी ब्लड आए, पीरियड्स के सिवाय, पीरियड्स के बीच में ब्लड आ रहा है या पीरियड्स में बहुत हैवी ब्लड आ रहा है, इंटरकोर्स के समय या कभी आपने गायनी चेकअप कराया हो उसके समय ब्लड आ रहा है, ये सारे अर्ली साइंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर होते हैं। सिंपल सा टेस्ट होता है जो हम स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, जिसको पैप टेस्ट करते हैं। बच्चेदानी के मुंह से पानी लेकर हम टेस्ट कर लेते हैं और उसमें हमें अगर सेल्स दिख जाएं जो कि सस्पिशियस होते हैं तो हम फिर वहाँ से बायोप्सी ले लेते हैं। और जैसे कि आंत का मैंने आपको बताया था दूरबीन के रास्ते टेस्ट होता है, वैसे बच्चेदानी का भी दूरबीन के रास्ते टेस्ट होता है। इसमें आमतौर पे सर्जरी, रेडिएशन, कीमो सब कुछ दिया जाता है। और अगर अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में हमारे पास पेशेंट आता है तो 100 में से 85 to 92 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्योर कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी मिथ है कि कैंसर इज द एंड ऑफ लाइफ, इट इज़ जस्ट अ वर्ड, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पहले तो उसको ये बताना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको कैंसर है, फिर फैमिली को समझाना। बट अगर अर्ली स्टेजेस में इधर उधर के ट्रीटमेंट पे ना पड़ के ठीक ट्रीटमेंट कराएं तो मोर देन 80% पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड। जबकि अगर इसमें स्टेज 4 में हमारे पास आए तो 15 से 20% रिजल्ट है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ऑब्वियसली मेंटेन सेक्सुअल हाइजीन। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो अपना टाइम पर जांच करवानी चाहिए। पैप टेस्ट हर 3 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट वेजाइनल इंटरकोर्स और बाय द एज ऑफ 21, ये हर साल होना चाहिए हर फीमेल का। और वैक्सीन, 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं फीमेल्स के लिए, जिनकी 3 डोजेज लगती हैं हर 2-2 महीने पे। और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं, करीबन 7000 की 3 डोजेज आती हैं। आई थिंक एज टीचर्स यू कैन प्रमोट इट टू योर फीमेल स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इस वक्त सबसे प्रोन एज में हैं जिस वक्त इनको ये वैक्सीन इफेक्ट कर सकती है। ब्रेस्ट कैंसर, हर 22 में से 1 इंडियन वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर मैंने जैसे आपको बताया कि फीमेल होना ही रिस्क फैक्टर है, क्योंकि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होता है बट बहुत कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट चाइल्ड बर्थ, आजकल बिकॉज सभी पढ़ते हैं, सभी जॉब करते हैं, तो प्रेगनेंसीज बहुत लेट एज पर होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। मोटापा एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है। इसमें आमतौर पे ब्रेस्ट में थिकनिंग या लंप होगा। पेशेंट अगर कहेगा कि जी मेरे को तो कभी इसमें दर्द नहीं हुई, मोस्टली जो कैंसर का लंप होता है वो पेनलेस होता है। निप्पल में से डिस्चार्ज होना, निप्पल वाले एरिया का अंदर धंस जाना, या फिर इवन अंडर आर्म्स में या गले के यहाँ पर आपको कोई गिल्टी महसूस होना, ये सारा कुछ ब्रेस्ट कैंसर के साइन हो सकते हैं। हर साल में 40 ईयर्स के बाद हर साल में मैमोग्राफी होनी चाहिए। और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब कि डॉक्टरी जांच होनी चाहिए हर 20 से 40 साल की फीमेल के लिए एवरी 3 ईयर्स। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो आपको खुद को ही आ जानी चाहिए। इस कैंसर प्रिवेंटेबल। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टबैको है, डाइट है, अल्कोहल है, ओबेसिटी है, फिजिकल एक्टिविटी, इन्फेक्शंस, ये मॉडिफाइबल हैं। अगर हम इन सब पर ध्यान देते हैं तो कुछ रिस्क हम अपना घटा सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि एज है, सेक्स है, जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री या प्रीवियस कोई कैंसर हिस्ट्री रही है। 4 in 10 cancers can be prevented. Be smoke free, keep a healthy weight, be safe in sun, protect against certain infections, eat a high fiber diet. अगर अल्कोहल लेना ही है तो take very less alcohol, cut down on processed food, avoid air pollution, breastfeeding if possible and be very active. कुछ कैंसर्स के लोअर करने के ब्रेस्ट रिस्क फैक्टर लोअर करने के तरीके होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में नॉट स्मोकिंग,
drinking alcohol, or if at all you are taking alcohol, then only 3 times a week, eating 5 or more servings of fruits and vegetables, being physically active, avoiding hormone therapy and avoiding birth control pills for a very long time. इसका कोई नोन डाटा नहीं है, बट फिर भी बहुत लंबे समय तक अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ अपने गायनेक की परमिशन से और उसके चेकअप के अंडर लें। ऐसे ही जो बच्चेदानी का कैंसर है, इसमें प्रिवेंशन का सबसे ईजी तरीका HPV वैक्सीन है, गेटिंग अ पैप टेस्ट, नॉट स्मोकिंग, लिमिटिंग नंबर ऑफ मेल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड यूजिंग कॉन्डोम एज अ मेन मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, क्योंकि वो इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करता है। लंग कैंसर में नॉट स्मोकिंग, अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक एंड कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें आर्सेनिक वगैरह से ज़्यादा काम होता है, उसमें वर्कर्स को कुछ आई थिंक लॉज के अकॉर्डिंग उनके आवर्स लिमिट करने पड़ते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ लंग, दिस ब्लैक काइंड ऑफ लंग, ये वाली हमें दिखती है जब कि एक स्मोकर्स लंग है, एज़ कम्पेयर टू दिस लंग जो कि पूरी ऑक्सीजनेटेड, जिसमें सब कुछ पूरे जा रहा है ऑक्सीजन वगैरह। मेल्स के लिए गदूद का कैंसर जो होता है, 50 इयर्स के ऊपर गदूद का कैंसर बहुत कॉमनली देखा जाता है। गदूद के कैंसर में आमतौर पे पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत लगती है, एक बारी में पेशाबदानी खाली नहीं होती है, यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है, यूरिन के साथ पस आ सकती है। इसमें भी अवॉइड करने के लिए हम ईट 5 और मोर सर्विंग्स ऑफ टोमेटो बेस्ड फूड, कीपिंग कैल्शियम इनटेक टू रिकमेंडेड लेवल्स, नॉट स्मोकिंग। और इसमें एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको PSA कहते हैं। 50 इयर्स के बाद एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपके अंदर ये डिटेक्ट कर सकता है कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब कि प्रोस्टेट में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। 50 इयर्स के बाद वो टेस्ट आपको अपने यूरोलॉजिस्ट या सर्जन से पूछ के करा लेना चाहिए। स्किन कैंसर्स के बारे में, अवॉइडिंग सिवियर सनबर्न्स एंड अवॉइडिंग इंडोर टैनिंग, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हमारा इक्वेटोरियल काइंड ऑफ कम्प्लेक्शन है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स में होता है बिकॉज उनका बहुत कम्प्लेक्शन फेयर होता है और वो सन टैनिंग और वो सब सनबर्न्स उनमें ज़्यादा होते हैं। हमारे में स्किन कैंसर्स कम कॉमन देखे जाते हैं। स्टमक कैंसर में नॉट स्मोकिंग, अगेन आप बार बार देखोगे कि स्मोकिंग सब में एक बहुत रिस्क फैक्टर आ रहा है, और ड्रिंकिंग एल्कोहल मॉडरेटली, ईटिंग अ लो सोडियम डाइट, लो चिली डाइट, सिंपल डाइट लें तो ये स्टमक के और खाने वाले नलकी के कैंसर्स को अवॉइड कर सकता है। अभी पहले मैंने सर्विक्स कैंसर की बात कर दी। सर्विक्स और यूट्रस में डिफरेंस होता है। सर्विक्स है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और यूट्रस है कि बच्चेदानी के अंदर का कैंसर, जिसमें कई दफ़ा हमें यूट्रस निकालना पड़ता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कीपिंग वेट इन चेक, and अगर taking birth control pills for 5 years or longer, you should definitely consult your gynecologist and being physically active. Healthy habits develop करनी चाहिए, eat healthy, be active, be screened, means कि अपने लिए प्लीज़ साल में कोई एक दिन चुनकर एक दिन निकालिए जिस दिन आप अपने फैमिली डॉक्टर को अप्रोच कर अपने रेगुलर टेस्ट करा सकें। स्क्रीनिंग का पर्पस ही नॉर्मल पर्सन की जांच करना है, ताकि अगर कैंसर या कोई भी बीमारी उसको हो रही है तो वो शुरुआत में पकड़ी जाए। बी ऑफ अ हेल्दी वेट, बी स्मोक फ्री एंड लिमिट एल्कोहल। HPV वैक्सीन के बारे में हम बात कर चुके हैं। HPV वैक्सीन एटलीस्ट 6 टाइप्स ऑफ कैंसर प्रिवेंट करती है, सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का नहीं, गले वगैरह के कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। 1 in 3 cancer deaths could be prevented with early detection. Obviously, if a patient is detected early, वो stage 1 में हॉस्पिटल में आता है और उसके कंपैरिजन में stage 4 में आता है, तो डेथ्स काफ़ी हद तक प्रिवेंट करी जा सकती हैं। हाउ कैन वी डिक्रीज अवर कैंसर रिस्क? स्टॉप यूज ऑफ टबैको इन एनी फॉर्म, गेट टू अ हेल्दी वेट, गेट मूविंग विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, टेक अ हेल्दी डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, limit alcohol, use skin protection, know your family history। आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को कैंसर रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ कैंसर्स हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं। एक तो मैंने आपको बड़ी आंत का बताया। ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर जो फैमिलीज़ में रन करता है। अगर आपकी मदर को, सिस्टर को, मासी को, मतलब मदर की साइड पर किसी को कैंसर था तो आपका 2 से 5 गुना रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। सो यू शुड नो योर फैमिली हिस्ट्री। बट ये आपको डराने के लिए नहीं है। जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर हो, ज़रूरी नहीं है
कि उसको कैंसर होना, सिर्फ ये है कि उसको अपने चेकअप्स अर्ली एज पे शुरू करने हैं. गेट रेगुलर चेकअप्स एंड कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड गेट वैक्सीनेटेड. 2 ही अभी वैक्सीन्स हैं जो अवेलेबल हैं, एक तो ये बच्चेदानी के मुंह की, और एक जो पहले से हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो हमें लिवर कैंसर से प्रिवेंट करती है. तो जो वैक्सीन अवेलेबल है और जिसके लिए अफोर्डेबल है उसको ज़रूर लगवा लेनी चाहिए. जो आमतौर पे वार्निंग साइंस होंगे अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर के, परसिस्टेंट हेडेक, सांस चढ़ना, कोई खांसी या गले में आवाज़ भारी होना, कोई भी इंडाइजेशन या डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, कोई भी जख्म जो काफ़ी देर से भर नहीं रहा, पेशाब में या लेटरिन वगैरह जाने में कोई हैबिट्स में चेंज होना, कोई भी पेशाब के रास्ते, थूक के रास्ते, वॉमिट के रास्ते ब्लड आना, इवन कोई भी आपका मोल है, कोई भी तिल है, अगर वो सडनली बढ़ने लग गया या उभरने लग गया तो वो भी कैंसर का निशान हो सकता है. कोई भी वेट लॉस जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, अनएक्सप्लेन्ड आपको वेट लॉस होता जा रहा है, खा तो आप नॉर्मल ही रहे हो, और शरीर में कहीं पर भी कोई लंप्स होना, ये सारे अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं. इसमें से सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो ये कैंसर ही निकलेगा, तो हम ना जाएं इज़ नॉट एडवाइजेबल. ऐसी कोई भी चीज़ है जो 2-3 हफ्ते में आपकी बॉडी में एबनॉर्मल थी और नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रही, तो उसकी जांच आपको करवा लेनी चाहिए. अगर कैंसर हो ही जाए तो ऑब्वियसली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है इसकी ट्रीटमेंट की, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है. टीम वर्क चाहिए होता है, सर्जन भी आपका ध्यान रखता है, नर्सेज भी आपके ध्यान रखती हैं, रेडिएशन वाले भी और कीमोथेरेपी वाले भी. कुछ एक गलत धारणाएं हैं उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगी. अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई विल आंसर. जो ट्रीटमेंट के बारे में बहुत लोगों को हैं जिसके करके लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं. कैंसर कैन इफेक्ट एवरीवन. ये नहीं होता कि कैंसर हमेशा किसी दूसरे को ही होगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक, सिर से लेकर पैर के नाखून तक किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है. बर्डन ऑन पेशेंट्स, फैमिली एंड सोसाइटी. इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज. मैनी कैंसर्स कैन बी अवॉइडेड, 40% ऑफ कैंसर्स कैन बी प्रिवेंटेड, और बाकी के जो हैं दे कैन बी डिटेक्टेड अर्ली, ट्रीटेड एंड क्योर्ड. जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है. इस साल जो उसका थीम है वो है क्लोज द केयर गैप. मतलब कि हमें फैसिलिटीज़ चाहे ट्रीटमेंट की हैं चाहे डायग्नोसिस की हैं वो हर वर्ग के इंसान को प्रोवाइड करानी चाहिए. कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कि केयर अवेलेबल ना हो और वो उसके कारण उसकी डेथ हो जाए. एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू सेंटर केयर, कैंसर केयर. थैंक यू. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी टू आंसर. मैम रेकरेंस भी डिपेंड करती है स्टेज पे. यूजली स्टेज 1 और 2 वाले पेशेंट्स तो अपनी लाइफ नॉर्मली लीड कर सकते हैं, बट स्टेज 3 एंड 4 वालों में डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है. जैसे अगर हम ब्रेन कैंसर की बात करें तो अगर स्टेज 4 ब्रेन ट्यूमर है तो वो आमतौर से 6 महीने से 2 साल में वापस आ जाता है. अगर हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें तो स्टेज 3 भी अभी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो 15-15 साल से बिल्कुल कैंसर फ्री हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर एंड द स्टेज ऑफ कैंसर. इसलिए हम बार बार इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि रेगुलर टेस्ट कराइए ताकि अर्ली स्टेज में यू आर विद अस. तो अर्ली स्टेज में क्योर रेट हाई है और कॉस्ट कम है. जितनी लेट स्टेज है कॉस्ट ज़्यादा है और क्योर रेट कम है. हाँ जी. सिर्फ मैम एल्कलाइन फूड ही नहीं है, वो मैंने तभी बीच में मेंशन किया था. एक तो रेगुलर एक्टिविटी रखना, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक 30 मिनट्स की एक्सरसाइज अपने स्केड्यूल में ज़रूर होनी चाहिए. कुछ कैंसर्स हैं जो ज़्यादा ओवरवेट पेशेंट्स में होते हैं. हाई फाइबर डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी डाइट में ज़्यादा इंक्लूडेड होनी चाहिए. प्रोसेस्ड खाना जो हम बाहर से ज़्यादा खाते हैं या प्रोसेस्ड चीज़ वगैरह वो नहीं होना चाहिए. और मीट में भी प्रेफर वाइट मीट करें, जैसे एग है, एग का भी वाइट पोर्शन, या चिकन है या फिश है. मटन या रेड मीट हम अवॉइड करने को कहते हैं आपने रेगुलर उसमें. और हो सके तो लाइफस्टाइल में अल्कोहल और स्मोकिंग ना हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर. अल्कोहल तो फिर भी हम कहते हैं कि टू अ सर्टन क्वांटिटी इट इज़ परमिसिबल, बट सिगरेट स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं. Yes, ma'am. No, usually we tend to see the patient
एंड सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वी सी द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, फिर उसके बाद कौन सा उसको कैंसर था और टेस्ट के अकॉर्डिंग वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। एंड 80-year-old मे नॉट बी एबल टू बियर द सेम ट्रीटमेंट जो कि एक 40-year-old का है। तो उसमें डिपेंड करता है कि उसको हम एल्डरली पेशेंट्स में यूजुअली बहुत एग्रेसिव नहीं होते ट्रीटमेंट के साथ, बिकॉज वो टॉलरेट नहीं कर पाते। रेडिएशन पेशेंट टॉलरेट कर लेता है, बट कीमो हमें बहुत उससे देनी पड़ती है आफ्टर द एज ऑफ 70। तो उसमें फिर हम हार्ट का, लिवर का, किडनी का सबका टेस्ट करके उस हिसाब से डोजेस बनाते हैं पेशेंट की और उस हिसाब से ही देते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समटाइम्स नीड्स टू बी चेंज्ड। कभी कभी तो हम कह देते हैं कि भाई कुछ मत कीजिए, बिकॉज हमें पता होता है कि अगर सिर्फ 2-4% का ही बेनिफिट होना तो वाई एन 80-year-old अंडरगो ऑल द साइड इफेक्ट्स। तो उसमें हम फिर सिम्टोमेटिक केयर ही दे देते हैं सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, प्रिडिक्ट तो कुछ हद तक कर सकते हैं। मैंने भी कराया हुआ वो जो 21 टेस्ट का पैनल है कि आपकी कितनी कितनी टेंडेंसी है टू डेवलप कैंसर। दैट कैन ओनली टेल यू कि आपके रिस्क फैक्टर्स आपको कैंसर कितना हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव थिंग। जो डेफिनेटिव है वो ये स्क्रीनिंग टेस्ट ही हैं कि उस वक्त आपको कैंसर नहीं है। तो ये वंस अ ईयर आपका जो एनुअल चेकअप है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं मैम, ब्लड टेस्ट करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, फीमेल्स में पैप स्मीयर करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं। मेल्स अगर 50 ईयर्स से अबव हैं तो स्टूल का टेस्ट करते हैं कि उनको बड़ी आंत का कैंसर तो नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया प्रोस्टेट के लिए PSA का टेस्ट करते हैं। सारे कैंसर्स नहीं स्क्रीन हो सकते। जैसे कि आप जो खाने वाली नलकी का कैंसर है वो हर साल तो आप एंडोस्कोपी नहीं कराओगे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ एक कैंसर्स ही हैं जो स्क्रीन हो सकते हैं, पैकेजेस बने होते हैं, एज के अकॉर्डिंग हम वो टेस्ट करा कर देख लेते हैं। दैट कैन जस्ट टेल यू कि हाँ उस टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट देन अगर कभी प्रॉब्लम शुरू होगी भी तो वो अर्ली पकड़ी जाएगी। क्योंकि हम तो सालों साल प्रॉब्लम लेकर बैठे रहते हैं। बहुत बारी आपने भी नोटिस किया होगा कि पीपल जस्ट लिंगर ऑन विद देयर प्रॉब्लम्स, स्पेशली फीमेल्स, कि अगर बच्चेदानी से खून आ रहा है या बच्चेदानी से पानी गिर रहा है तो कोई बात नहीं, कभी किसी डॉक्टर को दिखा, कभी किसी डॉक्टर को दिखा, तो कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता पेशेंट के पास। वेरी फास्ट मैन होता है मैम। हाँ जी, हाँ जी, वो ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 जो होता है वो कम एग्रेसिव होता है, फिर ग्रेड 2 मॉडरेटली होता है, ग्रेड 3 जो होता है वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है, वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। मतलब कई दफ़ा तो जैसे अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और उसने रेडियोथेरेपी, आमतौर पे हम उसके बाद रेडिएशन 6 से 8 हफ्ते में कहते हैं, बट जब हम 6 हफ्ते बाद ही उसका स्कैन करते हैं तो इट हैज़ ऑलरेडी कम बैक। सो देन वी आर इन अ फिक्स, क्योंकि पेशेंट तो अपना ट्रीटमेंट करा ही चुका होता है। ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। टेंशन का भी इससे कुछ है नहीं, कहते ये है कि जब टेंशन आप लेते हो तो बॉडी बैड हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या हार्मोन्स का इस बीमारी से है? सारों का नहीं, ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम पे यूजुअली हार्मोनल इफेक्ट होता है और प्रोस्टेट पे, बट टेंशन रिलेटेड नहीं है। हाँ, इससे ज़रूर टेंशन हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सुनते हैं पेशेंट्स की ये हो गया फिर पेशेंट टेंशन में आ जाते हैं, बट इससे डायरेक्ट लिंक कोई नहीं। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Shikha, and it has been, I'm sure, a very learning, fruitful session, and we all have gained a lot. Thanks. Keep coming. Keep awakening the, souls of especially females who do not take much care of themselves. And as you can see, there is this standee, Cancer Awareness Week, there is a standee, and this standee is for teachers, especially they have written for your service to the nation.
we are at your service. So Cancer Awareness Week celebrate हो रहा है पटेल हॉस्पिटल में, और we can go show our iCard and flat 50% off on health screening tests. All screening tests पे 50% off है पटेल हॉस्पिटल में. तो this is their community welfare scheme. We can always take advantage of it. On that note, I would like to say thank you, and thank you all for your kind attendance. Thank you very much.